बकरी के दूध से पनीर और छेना बनाने की विधि। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बकरी के दूध का जो पिछले 2 दशकों से हम देख रहे हैं, प्रोडक्शन जो देख रहे हैं, और बकरी के जो पॉपुलेशन है, गोट पॉपुलेशन है, उसमें हमने हमेशा ये वृद्धि देखी है। मतलब वो इंक्रीज होता ही मिला है हमें। पिछले 2 दशकों से 17% पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है और दूध की प्रोडक्शन 93% इंक्रीज हुई है। जहाँ हम बात करते थे कि सिर्फ 2.5 2.7% जो 2016-17 का डेटा दिखाता है कि गोट मिल्क प्रोडक्शन टोटल इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता था, वही डेटा आज 3.5% तक हो गया है। तो इतना ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो है, यही बता रहा है कि दूध की वैल्यू, बकरी के दूध की वैल्यू कितनी ज्यादा हो चुकी है आज। इसका क्या मेन कारण है, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो ह्यूमन न्यूट्रिशन हमारा है, उसमें ये कहाँ यूजफुल है। तो जितने भी अंडर नरिश्ड या मॉल नरिश्ड जो लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स है। भैंस और गाय के बदले ये हमें ऑल्टरनेट सोर्स की तरह मिल गया है। दूसरा ये है कि इससे हमें जो कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते। लैक्टोज एक तरह का शुगर है दूध में, गाय भैंस हर दूध में वो मिलता है। बट ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिन जो लैक्टोज नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं बॉडी में, उसके लिए ये बकरी का दूध सबसे ज्यादा उपयोगी है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे में, इसमें गाय के दूध में या भैंस के दूध में, जस्ट या उनसे एलर्जी हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कई बार दूध हम गाय का दे देते हैं उनको, तो वो प्रोटीन एलर्जी, कुछ डायरिया हो जाएगा, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को आप ये बकरी का दूध दे देंगे तो आपको ऐसी समस्याओं से बिल्कुल जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से बकरी का दूध जो है वो वैल्यू पा रहा है अब मार्केट में, और लोग भी समझ रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट सोर्स हो सकता है। अब हम अगर बात करें कि कैसे मानव का, बकरी का और गाय के दूध की जो कॉम्पोजिशन है, बेसिक संरचना है, जो वो किस तरह से डिफरेंट है, क्यों बकरी का दूध जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल पोटेंशियल की तरफ उसको ज्यादा आजकल बढ़ावा मिल रहा है। तो उसमें अगर आप मेन देखेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ऊर्जा, मतलब एनर्जी कितनी मिलती है। एनर्जी आप तीनों में देखेंगे कि बिल्कुल सेम है। 100 ml का अगर आप दूध कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी, तो 68 टू 70 कैलोरीज आपको मिल रही है। लिपिड का प्रोपोर्शन भी उतना ही है, बट अगर आप आगे देखेंगे तो लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये जो 2 एसिड्स हैं, इनकी रेशो बहुत जरूरी है जब आप छोटे बच्चे को दूध देते हैं, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो है, ये गाय के दूध में वो रेशो कम है, बट ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा है, उसमें ये 5 तक जाती है। यही बकरी का दूध अगर आप चूज करते हैं तो वो रेशो लगभग, मैं ये नहीं कह रही कि बराबर है, बट एटलीस्ट क्लोजर टू ह्यूमन मिल्क है। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि कॉम्पोजिशन अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जो कि एक रिसर्चर का काम है, वो मॉडिफिकेशन करके आप ये एक बेस्ट सोर्स एक बच्चों के लिए या फिर जिनको ये जरूरत है उनके लिए आप ये बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मानव के दूध में थोड़े ज्यादा है, 6.9, 4.1 है बकरी के दूध में। प्रोटीन्स हैं वो बकरी के दूध में ज्यादा है, यहाँ पे भी हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है थोड़ी। एक, जैसे मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में बता रही थी कि मिल्क प्रोटीन एलर्जी जो होती है, वो एक प्रोटीन की वजह से है। जो प्रोटीन है, इसमें 2 तरह के प्रोटीन्स हैं हमारे मिल्क में, केजिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। केजिन प्रोटीन और वे प्रोटीन आपको सारे एनिमल मिल्क में मिलेंगे, ह्यूमन मिल्क में मिलेंगे, बट अगर आप यहाँ देखें मानव के दूध में वो लैकिंग है। अल्फा S1 केजिन पर्टिकुलरली प्रोटीन आपको नहीं मिलता। प्रोटीन आपको बकरी के दूध में भी नहीं मिलेगा, बट गाय के दूध में वो 1% है। इस 1% अल्फा S1 केजिन की वजह से मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है, जिससे कि डायरिया या और हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में या आम कंज्यूम करने पर आती है। तो ये एक बड़ा रिमार्केबल फीचर है गोट मिल्क का, जो कि मानव दूध के बराबर है। फिर आते हैं छाछ प्रोटीन। छाछ प्रोटीन मेनली होते हैं जो वे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपने जब पनीर बनाया या आपने चीज बनाया, तो जो पानी निकलता है उसे हम वे कहते हैं। हिंदी में कई बार उसको माठा या छाछ इस तरह से भी बोला जाता है। तो छाछ प्रोटीन भी लगभग सेम है। फिर इन दोनों की रेशो, जो केजिन और वे प्रोटीन्स की रेशो है, ये भी बहुत में होती है मेंटेन करना, ताकि किडनीज पर या बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पर ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ये 40 to 60 होता है, बट ये उल्टा है जो एनिमल मिल्क है। इनकी मॉडिफिकेशंस करना भी हमारे लिए जरूरी होता है जब हम बच्चों के लिए या फिर मानव के लिए दूध बना रहे हैं एज ऑल्टरनेट सोर्स। फिर आता है मेन ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं दूध में जो आपके पेट में जो बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो हेल्प करते हैं।
तो ओलिगोसैकेराइड्स अगर आप देखें मानव के दूध में सबसे ज्यादा है 5 to 8। वहीं पर अगर आप गाय के दूध में देखें तो वो बहुत ही कम है, उसके कंपैरेटिवली बकरी के दूध में वो ज्यादा है। इसलिए बकरी के दूध को कहा जाता है कि ये मानव के दूध के जैसा है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने के बाद ये आप बिल्कुल इसको ह्यूमन मिल्क रिप्लेसमेंट एज कह सकते हैं, बट इसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। फिर उसके बाद आता है कि अब जब आप बकरी का दूध, जैसे मैंने आपको कॉम्पोजिशन बेसिक उसकी वो संरचना बता दी कि ये अलग है और ये है उसमें मानव के दूध में जो बकरी के दूध जैसा है या बकरी के दूध में नहीं है जो मानव के दूध में नहीं है। तो इससे हमें जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि लिक्विड मिल्क तो आप कर लेंगे, लिक्विड मिल्क आपको मिला, लिक्विड मिल्क आप ज्यादा देर तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो हमें प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ता है ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। हम उसको, जो किसान जो बकरी पाल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमें मुनाफा भी देना है, उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। लेकिन जब हम ऐसे ही मिल्क के साथ प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, जो हम देखते हैं कि जब हम पनीर बना रहे हैं या हम फर्मेंट कर रहे हैं, दही बना रहे हैं, हम योगर्ट बना रहे हैं, हम चीज बना रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको एक अलग ही चैलेंज मिलेगा। कभी कई बार वो दूध जमता अच्छा नहीं है, कई बार देखेंगे कि वो जो कल्चर आप डाल रहे हैं वो आप उसको वो ग्रो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो ये रीजंस क्यों होते हैं, ये चैलेंजेस हम क्यों देखते हैं अपने उसमें, तो ये इनका रीजन है। सबसे पहले कॉम्पोजिशन में डिफरेंस, जैसे अल्फा S1 केजिन की कमी है, बीटा S1 केजिन की वो डेफिशिएंसी है अल्फा S2 और कापा केजिन के कंपैरेटिवली। कैल्शियम और फॉस्फेट्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं वो ज्यादा है। और सेलेनियम जिसे हम कहते हैं, जब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि बकरी का दूध जो है हम डेंगू में बहुत यूज करते हैं, जैसे डेंगू फीवर फैलता है या नॉर्थ इंडिया में बहुत होता है, तो उस बकरी के दूध जो है 1000 रुपए पर लीटर मिलता है। वो किस वजह से है? एक रिसर्च है जिसमें ये लिखा गया है कि वो सेलेनियम एलिमेंट की वजह से है। उसके आगे अभी ज्यादा कुछ रिसर्च हुई नहीं है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है कॉम्पोजिशन में, ये आगे चल के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बन जाते हैं जब हमें वैल्यू एडिशन करनी है गोट मिल्क की। उसके बाद हमें कई बार ऐसा दिखता है कि बकरी के दूध से बहुत लोगों ने भी, इवन फार्मर्स ने भी ये कंप्लेंट की है कि हमारे बकरी का दूध बिकता नहीं है। जब अगर डेंगू वगैरह नहीं हो तो कोई पीता नहीं है उसको, क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। तो ये स्मेल किस वजह से है? ये है मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जो कार्बन चेन लेंथ है 6 to 10, उनकी वजह से कैप्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, ये 3-4 एसिड्स हैं, मीडियम चेन फैटी एसिड्स और वॉलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, जिसकी वजह से ये बोटी स्मेल हमेशा उसमें रहती है। उसके बाद अल्फा S1 केजिन नहीं है, उसकी बजाय अल्फा S2 केजिन ज्यादा है, उससे दही की कम यील्ड कम आएगी। जैसे आपने चीज बनाया या पनीर बनाया, यूजुअली 20 to 22% आपको यील्ड मिलेगी, बट अगर आप नहीं है उसमें अल्फा S1 केजिन, वो बॉन्ड्स नहीं बन रहे, वो इंटरेक्शंस नहीं हो रही प्रोटीन्स में, तो यील्ड गिर जाती है। लंबे समय तक जमावट समय लगता है कि आपने जैसे 3-4 घंटों में गाय का दूध जम जाएगा या फिर भैंस का दूध जम जाएगा, बट इसमें आपको 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। और जो कंसिस्टेंसी है दही की, वो आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, टेक्सचर आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, वो टेक्सचर थोड़ा पतला रहेगा। बाकी ये कि हीट स्टेबिलिटी जो होती है, जैसे आप दूध को गर्म करते हैं, कई बार दूध फट जाता है या कोआगुलेट कर जाता है, वो भी हीट स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी गोट मिल्क की इन प्रोटीन्स की वेरिएशंस की वजह से थोड़ी कम होती है। इसमें कैल्शियम की भी, जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू काउ मिल्क, तो ये भी थोड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से हीट स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बाकी एक बड़ा एक अच्छा फीचर है इसमें, कह लीजिए आपकी, जैसे हम गाय का दूध लेते हैं, उसको अगर आप रखेंगे थोड़ी देर तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। भैंस के दूध में तो बहुत ज्यादा मलाई आ जाती है। गोट के मिल्क में ये नहीं होता। गोट के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं, इस वजह से कभी क्रीम आपको उसके ऊपर दिखेगी नहीं। ये एक अच्छा फीचर भी है, लेकिन ये एज अ रिसर्चर ये कि कम भी है, क्योंकि अगर आपको कभी गोट मिल्क को स्टैंडर्डाइज करना है, उसका फैट एक लेवल पर लाना है 4%, 5%, तो आपको क्रीम नहीं मिल पाती। उसके लिए एक अलग वो चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह से गोट मिल्क क्रीम जो है वो सेपरेट करेंगे। फिर बफरिंग क्षमता है, बफरिंग कैपेसिटी है प्रोटीन्स की वजह से, जिसकी वजह से कि स्टार्टर कल्चर प्रोटीन्स ग्रो नहीं करने देते। जेल जो होता है वो बहुत वीक होता है, जैसे मैंने बताया, दही बहुत पतला होगा इसकी वजह से। और दही से पानी अलग हो जाता है। जैसे कई बार हमने देखा होगा, जब हम दही बहुत टेम्परेचर ठीक नहीं रखते या स्टार्टर कल्चर जो पुराना हो जाता है, जिससे हम दही जमाते हैं, जिस कल्चर से वो पुराना हो जाता है, तो पानी अलग सा हो जाता है।
तो ये यूजुअली आमतौर पे हम बकरी के दूध में देखते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो कि जिसकी वजह से कि रिसर्च बकरी के दूध के प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा आजकल जोर दिया जा रहा है। अब वही जैसे हम आ जाते हैं, आज जैसे हम पनीर और छेना की बात करेंगे कि पनीर में हमें क्या-क्या चैलेंजेस मिलते हैं और इसके लिए हमने मतलब रिसर्चर्स ने क्या-क्या किया है, लेकिन इसको अभी फार्मर्स तक लाने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा और हमें रिसर्च की ज़रूरत है। तो पनीर जैसे हम जानते हैं ये मिल्क प्रोडक्ट है, गाय, भैंस दूध से बनता है, बहुत बनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली यहाँ पे बहुत मिलता है। ये चीज़ तो नहीं है बट एक प्रकार का चीज़ है। चीज़ में हम ऐड करते हैं, कल्चर भी ऐड करते हैं, रेनेट भी ऐड करते हैं, बट पनीर में हम यूजुअली सिट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं या कल्चर ऐड कर देते हैं, इस तरह से। तो इसी तरह छेना भी एक दुग्ध उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट है जो पनीर से ही मिलता-जुलता है और मिठाइयाँ बनाने के काम आता है। जितने भी रसगुल्ला वगैरह जितना बनता है, वो सारा छेना से बनता है। अब पनीर जो है ये कम कीमत पर भी आपको थोड़े कम प्राइसेस पर भी एक एनिमल प्रोटीन सोर्स मिल रहा है, पशु प्रोटीन सोर्स मिल रहा है, क्योंकि चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, बच्चे हैं, बढ़ते ग्रोइंग बच्चे हैं, ये सब उनके लिए ये एक एकमात्र प्रोटीन सोर्स है, एनिमल प्रोटीन सोर्स है। जो लोग वेजिटेरियन हैं स्पेशली उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, यूजुअली एक सेट प्रोटोकॉल है, जो एक फॉर्मूलेशन है इसका कि हाँ, इस तरह से हमें स्टैंडर्डाइज़ेशन और फिर स्टैंडर्डाइज़ेशन करना है। स्टैंडर्डाइज़ेशन यूजुअली 4.5% फैट, 8.5% एसएनएफ। फैट हमें 4 टू 5 पर 3 टू 4.5% रखना है। एसएनएफ आप रखेंगे। ये फैट और एसएनएफ इसलिए ज़रूरी है, फैट जो है आपको माउथ फील देता है कि आपने जब खाया तो आपको कैसा लगा। रूखा तो नहीं है, ये ज़्यादा ही ढीला तो नहीं है पनीर। एसएनएफ जो है ये आपको ये बताएगा कि यील्ड कितनी आ रही है, क्योंकि इससे हमें टोटल सॉलिड्स मिलते हैं कि हमारा अंदर जो सॉलिड मास है कितना है। यील्ड कम हो जाएगी तो जो फार्मर्स हैं या जो दुकान पे जो बैठे हैं इनको नुकसान हो जाते हैं। फिर इससे पहले हम स्टैंडर्डाइज़ करते हैं, उसके बाद हम इसे गरम करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस तक। फिर ये ठंडा किया जाता है 87, ये ओट मिल्क के लिए है यूजुअली। अगर हम गाय या भैंस की बात करें, गाय का दूध हम 65 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं और बफेलो का दूध हम 70 डिग्री अराउंड ठंडा करते हैं। गोट मिल्क में थोड़ा ये हायर टेम्परेचर है। उसके बाद सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, ये कोएगुलेंट है जिसकी वजह से कि जितना भी प्रोटीन जो है वो इकट्ठा हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। इसको हम इसी टेम्परेचर पर ही ऐड करते हैं 87 डिग्री सेल्सियस पे। बस एक बात का ये ध्यान रखा जाता है कि सिट्रिक एसिड जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं 1% सॉल्यूशन, वो भी उसी टेम्परेचर का हो जिस टेम्परेचर का दूध है। अगर आप 65 डिग्री सेल्सियस गाय के दूध से जा रहे हैं तो आपको 65 डिग्री सेल्सियस ही सॉल्यूशन रखना है। उसी तरह से बकरी के दूध के लिए आपको 87 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना है, वो 87 डिग्री सेल्सियस का आपका दूध है, उसी का ही आपका साइट्रिक एसिड सॉल्यूशन होगा, उसी टेम्परेचर का। फिर वो आप उसको धीरे-धीरे मिक्स करेंगे। आप एकदम से नहीं उसको डालेंगे कि आपने अगर सपोज़ सॉल्यूशन लिया है 25 एमएल या 50 एमएल, आप उसको एक साथ नहीं डालेंगे, आप उसको धीरे-धीरे से पूरे ही वेसल में जो आपने बर्तन लिया होगा, उसमें आप उसको फैलाते रहेंगे और उसको हिलाएँगे। हिलाने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसको आप बिल्कुल धीरे-धीरे हिलाइए, क्योंकि आप जितना तेज़ हिलाएँगे, उतना आप प्रोटीन्स को इंटरैक्ट करने का मौका मतलब टाइम नहीं दे रहे। अगर प्रोटीन्स इंटरैक्ट नहीं कर रहेंगे, सारे प्रोटीन्स जो हैं वो पानी में आ जाएँगे, जिसे हम व्हे कहते हैं, वो सब पानी में आ जाएँगे। इसकी वज़ह से जो पनीर जो मांस निकल रहा है नीचे, वो बहुत ही कम क्वांटिटी का होगा। मतलब उसका जो वेट होगा, वो बहुत ही कम होगा, इस वज़ह से यील्ड कम हो जाएगा। तो ये हमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और पीएच ये 5.3 टू 5.35, 5.2 तक जाता है, क्योंकि इस पीएच ही प्रोटीन्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, जो कि सारे प्रोटीन्स बाहर आते हैं, पानी को बाहर निकाला जाता है और प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो इसी पीएच पे ही होता है। उसके बाद हम उसे 5 मिनट के बाद उसको छान देंगे और मट्ठा हटा देंगे, जो व्हे है वो उसको पानी को अलग कर देंगे और जो मांस होगा वो अलग कर देंगे। और जो मांस है उसको फिर हम किसी और जिसमें हमने उसको वेट प्रेसिंग करनी है, उसके बाद हम उसको जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसके अंदर जो सिर्फ़ एक्सटर्नल फ़ोर्स से ही बाहर आता है, उसके अंदर हम उसको रख देंगे।
प्रेशर है 0.5 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप उस पर रखेंगे। उसके बाद रखने के बाद 2 घंटे के बाद आप उसको ठंडे पानी में रख दो। चिलिंग टेम्परेचर इसलिए ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इतनी इजीली ग्रो ना करे। उसके बाद आप उसको पीसेस कर लीजिए और पैकेजिंग करके उसको 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर पर रख दीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ही ध्यान रखनी होती हैं। पहला है कोगुलेंट, उसका कितना स्ट्रेंथ है, 1% जहां बताया गया है। टेम्परेचर दोनों का, मिल्क का और कोगुलेंट सॉल्यूशन का। उसके बाद उसका पीएच, पीएच बहुत जरूरी है क्योंकि ये तीनों चीजें जरूरी हैं क्योंकि इनके बिना ना पनीर की यील्ड अच्छी आएगी और ना आपको वो मांस अच्छा मिलेगा। ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी लैब में, जिससे मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है। जैसे हमने यहाँ पे पीएच देखा, ये पीएच मीटर है। उसके बाद हमने टेम्परेचर भी देखा कि आ गया 80, जैसे हमने 95 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। फिर उसके बाद हमने उसको एक वेसल में कलेक्ट किया, दोबारा उसका पीएच देखा और सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डाला। मैं यहाँ दिखा नहीं पाई हूँ, बस एक ही फोटोग्राफ है जो मैं दिखा पाई हूँ। ये हमें बहुत ही धीरे धीरे करना है। जैसे ये एक लैडल लिया है और सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, उसके बाद हमने उसको मसलिन क्लॉथ से सेपरेट किया। वे सारा सेपरेट हो गया और मास जो आपने एक मसलिन क्लॉथ में लेके उसको प्रेसिंग के लिए रख दिया। ये हमने प्रेसिंग की है यहाँ पर। ये कुछ वेट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ये होगा। उसके बाद ये इस तरह से ब्लॉक आ गया। तो ये यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूंगी कि बफलो मिल्क से यील्ड सबसे ज्यादा आती है। काउ मिल्क से आपको 18% मिल जाएगी, गोट मिल्क से थोड़ी और कम मिलेगी। बट जैसे जैसे हम गोट मिल्क पे, ये प्रोडक्ट्स पे हम रिसर्च करते जाएंगे तो मुझे आशा है कि ये चीजें हम दूर करेंगे कि इनकी यील्ड भी उतनी हो जितनी की हमें बफलो मिल्क या काउ मिल्क से मिलती है। अब ये गाय और भैंस के दूध का जो मैं आपको कंपैरिजन बता रही थी, यूजुअली गाय के दूध से पनीर ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका फैट परसेंटेज और वो प्रोटीन जो है वो सब ज्यादा रहता है। बट बकरी का दूध अभी नया है तो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, 1/3 हमने गोट मिल्क ले लिया और 1/3 बाकी 2/3 हमने काऊ या बफलो मिल्क ले लिया। उसका हमने मिक्स किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे ही किया था कि पनीर जो है वो मिक्स्ड मिल्क से बनाया जाए, क्योंकि एक साथ हमें गोट मिल्क से बनाने से हमें पता नहीं चलता कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमें कहाँ पे आएंगी। तो हमने यहाँ से शुरू किया था एक्सपेरिमेंट, करते करते हम 100% गोट मिल्क पे भी आ गए। तो जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड बीच में कई बार ऐड कर लेते हैं, उससे क्या है कि जो पनीर है वो आपको बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। आपको एक ब्लॉक की तरह, जैसे आपको मैंने ये पीछे स्लाइड्स में दिखाया, पूरा एक ब्लॉक की तरह आपको मिल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा 0.08 से 0.1% दूध में हम मिला देते हैं जस्ट आफ्टर कूलिंग। उसके बाद एक कंपैक्ट आपको बॉडी मिल जाती है, उसका अच्छे से टेक्सचर मिल जाता है जिससे कि उसको स्लाइसिंग में भी हेल्प होती है। बाकी पीएच जो है मैंने आपको बताया 5.2 से 5.3 पे आप अगर करते हैं तो उससे जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको फिर से वही अच्छा टेक्सचर मिलेगा और स्लाइसेबिलिटी जो जिससे आप पनीर के पीसेस अच्छे से काट सकते हैं वो मिलेंगे। क्योंकि कुछ आपने पनीर देखे होंगे, आप पीस काटते काटते कई बार पानी ज्यादा आ जाता है या फिर पीस काटते काटते वो बिखर से हो जाते हैं, जब आप उसको फ्राई करते हैं तब बिखर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको तब नहीं आएगी गोट मिल्क के पनीर बनाने में। बाकी हम यूजुअली हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं कोगुलेंट इसमें लैब में अपनी। बट आप एसिटिक एसिड, कैल्शियम लैक्टेट और ग्लूकोनोडिलैक्टोन भी यूज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड से क्या है कि आपको बार बार वॉशिंग देनी पड़ेगी क्योंकि एसिटिक एसिड ज्यादा एडिबल नहीं है। कैल्शियम लैक्टेट से कैल्शियम क्लोराइड भी आप इसको दे सकते हैं। ग्लूकोनोडिलैक्टोन थोड़ा कमर्शियल साइड पे है, थोड़ा उसका प्राइस ज्यादा है, इसलिए हम साइट्रिक एसिड ही मेनली यूज करते हैं क्योंकि साइट्रिक एसिड बड़ा इजीली अवेलेबल है मार्केट में और कोई भी फार्मर या कुछ भी उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। बाकी क्वालिटी जो है पनीर की या फिर यील्ड जो है पनीर की, मैंने काफी चीजें आपको पहले स्लाइड्स में बता दी हैं जब मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपका पनीर कैसा है, आपने पनीर की यील्ड कैसी बनाई है, आपकी पनीर की बॉडी कैसी है, आफ्टर फ्राइंग या फिर आफ्टर कुकिंग पनीर कितना वो टेक्सचर रिटेन करता है। तो जैसे सबसे पहले तो मिल्क की क्वालिटी है, मिल्क फ्रेश होना चाहिए और कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए उसमें। 0.2% से ज्यादा लैक्टिक एसिड नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका पनीर बिखरता जाएगा, पनीर की जो प्रोटीन जो इंटरेक्शन है वो अच्छी नहीं हो पाएगी।
बाकी उसमें कोई गंदा स्वाद नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफ टेस्ट नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि दूसरा उसका टेम्परेचर जो है वो जितना रिकमेंडेड है 87 डिग्री सेल्सियस गोट मिल्क के लिए उतना ही होना चाहिए। और हम एक फ्रेश मिल्क के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, रॉ मिल्क के लिए, फ्रेश मिल्क के लिए सीओबी टेस्ट। सीओबी टेस्ट है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। तो थोड़ा सा आप दूध लीजिए, उसको बॉईल करिए, अगर उसमें क्लॉट्स आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसकी एसिडिटी ज्यादा है। एसिडिटी ज्यादा है तो वो प्रोडक्ट पनीर बनाने के लिए आप यूज नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पनीर की क्वालिटी वो अच्छी नहीं मिलेगी आपको। वो जब आप उसको चबाते हैं तो दांत में आप उस दांतों में वो आपको चिपका हुआ लगेगा। ये रीजंस हैं, जब एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो पनीर की जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है। उसके बाद है कि दूध का आप टेम्परेचर कितना लेके जाते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस आप बिना होल्डिंग, एक बार आप 95 डिग्री सेल्सियस आ गया आप उसको नीचे ठंडा कर दीजिए, या फिर 90 डिग्री तक जा रहे हैं तो 5 मिनट के लिए उसको 90 डिग्री पर मेंटेन करिए। वे प्रोटीन के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कापा केजिन जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो वे का जो पानी निकल रहा है उसमें सारा लैक्टोज है, उसमें प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स तो ऑलरेडी इंटरेक्ट किए हैं। बाकी पैरामीटर्स जो इंक्यूबेशन के हैं कि आपको कितने टेम्परेचर कितनी देर उसको रखना है, या कितना उसको कोगुलेंट की स्ट्रेंथ रखनी है, वो सब हैं चीजें। जैसे कोगुलेंट स्ट्रेंथ जो है आमतौर पे 1000 लीटर दूध जब लेते हैं उसको जमाने के लिए 1.8 to 2 किलोग्राम साइट्रिक एसिड यूज हो जाता है। और अगर मैं लैब्स की बात करूं तो लैब्स में आपको मेनली मिलेगा, जैसे हम कई बार 6 लीटर या 10 लीटर से मिल करते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स, तो हमें 1% सॉल्यूशन अराउंड अबाउट ये लग जाता है। 1% सॉल्यूशन इज सफिशिएंट। 1 to 2%, 2% थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें साइट्रिक एसिड की स्ट्रेंथ और साइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ये दोनों मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बाकी है कोगुलेंट की ताकत, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ कोगुलेंट, साइट्रिक एसिड 1% घोल आप बना दीजिए। कई बार हम ये भी करते हैं, जैसे आपने पनीर बना दिया, एक बार उसका वे ले लिया, वे को आपने रख दिया, नेक्स्ट डे अगर आपने पनीर बनाना है, आप साइट्रिक एसिड नहीं यूज करना चाहते, आप उसी वे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तब तक इतनी एसिडिटी डेवलप हो जाती है। पर कई हमें क्या उसमें दिक्कत आती है लैब्स में, कि वो जो वे होता है वो जब आपने उसको उसको रखा है रेफ्रिजरेटर में, तो कई बार उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। तो या तो आप उसी वे को पहले आप हीट अच्छे से हीट कर ले, हीट ट्रीटमेंट दे दें, ताकि उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए, फिर आप उसको अपने दूध में इस्तेमाल कर ले, या तो फिर आप उसको साइट्रिक एसिड करें, यूज करें। क्योंकि अगर आप उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं तो फिर भी वो पनीर जो है वो हेल्दी पनीर नहीं होगा, वो नुकसान कर सकता है। बाकी जमावट तापमान, जैसे टेम्परेचर मैंने आपको बताया, गाय का दूध 82, भैंस का दूध 72, 65 मिश्रित दूध, बकरी का दूध 87 डिग्री पे भी जाता है। पीएच हम यूजुअली 5.2 to 5.3 मेंटेन करते हैं। ये हमारे ही वहाँ के एक्सपेरिमेंटल डेयरी है, या लार्ज स्केल पर है, और ये वहाँ के इक्विपमेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं। जैसे ये पहला वैट है, यहाँ पर ये 300 लीटर्स मिल्क एट अ टाइम हैंडल कर लेता है। यहाँ पे पनीर जो है वो कोगुलेंट ऐड करते हैं, ये जो आपको ये दिख रहे हैं हैंडल्स, यहाँ से हम उनकी स्टरिंग करते हैं, मतलब उसको पनीर जब हम सिट्रिक एसिड डाल रहे होते हैं और ये स्टरिंग ऑटोमेटिकली स्टरिंग कर रहे होते हैं एक रेगुलराइज्ड स्पीड पर, स्पीड इसकी रेगुलराइज्ड होती है। ये आगे पनीर ब्लॉक प्रेसिंग है, यहाँ पे पनीर की प्रेसिंग होती है जिसपे एक मेंटेन किया जाता है प्रेशर। एक इंडिविजुअल फोटोग्राफ है, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स होंगे, और ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से वे या एक्सेस जो पानी है जो अंदर है वो निकलता जाएगा। ये लैब स्केल पे है, पीएच मीटर है, हैंड हेल्ड पीएच मीटर है, जैसे अब मोबाइल पीएच मीटर है। और ये हमारा वैट है जिसमें हम टेम्परेचर लेके जाते हैं एक टाइम पर, एक लिमिट तक। देन उसके बाद ये एक प्रेसिंग ब्लॉक है। इसके बाद हम बात करते हैं पनीर की शेल्फ लाइफ। अब पनीर की शेल्फ लाइफ, पनीर जो मिल्क रॉ मिल्क हमने लिया है उसकी क्वालिटी पे तो डिपेंड करती है। उसके बाद हम पैकेजिंग की बात करें तो उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप 6 डिग्री सेल्सियस पे देखें, वैक्यूम पैकेज, ऐसे आप पनीर फ्रिज में रखेंगे तो आपको आमतौर पे 10 से 15 दिन की उसकी शेल्फ लाइफ मिलेगी। लेकिन अगर आप वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं, सारी ऑक्सीजन निकाल देते हैं, उसके बाद आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, तो आपको 30 दिन की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। लैमिनेट्स अगर आप कर रहे हैं, लैमिनेट्स भी कर रहे हैं, उसको हीट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो आप 8 डिग्री पर, मतलब रेफ्रिजरेटर पर ही उसको 90 दिन तक रख सकते हैं। बाकी 1 वर्ष तक भी हम उसको डी फ्रीज, जैसे हम हमारे फ्रोजन पनीर जिसे हम कहते हैं, आइस जहाँ पे जमती है वहां पर हम उसको 1 साल से ज्यादा रख सकते हैं।
बाकी अगर आप एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, वो फिर और उसकी शेल्फ लाइफ एनहांस करता है। तो ये रहा सारा पनीर का, कि कैसे उसकी क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, किस तरह से उसके जितने भी चैलेंजेस हैं बकरी के दूध के, वो हम देखते हैं। पनीर के साथ एक जो मेन चैलेंज, जैसे मैंने आपको प्रोटीन का बताया, उसमें हम ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक भी यूज हुई है 1-2 बार, बट अभी वो कमर्शियल स्केल पर नहीं आ पाई है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि मैं उसकी फोटोग्राफ्स नहीं इंक्लूड कर पाई, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से क्या है कि प्रोटीन वो एक मेम्ब्रेन से पास होगा दूध, और 2 उसके आउटलेट होंगे। एक आउटलेट में सिर्फ प्रोटीन वाला जाएगा, पानी दूध कह लीजिए, और एक आउटलेट में लैक्टोज वगैरह सब निकल जाएगा। तो जो प्रोटीन वाला जितना आपने इकट्ठा किया होगा, मिल्क या फिर परमिएट कहेंगे हम उसे, रिटेंटेड, वो सारा हम लेके उसको उसका पनीर बनाते हैं। सेम प्रोसेस से, सेम उससे, तो उससे क्या है कि प्रोटीन को इंट्रैक्शन ज्यादा मिल जाता है, प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी हम एक वो कर सकते हैं, बट ये फार्मर्स के लिए अभी फिजिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इतना इंक्लूड किया नहीं। तो अब नेक्स्ट जैसे हमारा पास प्रोडक्ट है छेना। छेना भी एक मिल्क प्रोडक्ट है। आप पनीर जैसा ही है, जैसे मैंने आपको बोला, सफेद रंग का ही दिखता है, और ये थोड़ा ब्लैंड फ्लेवर होता है, और इसमें आपको स्पॉन्जी टेक्सचर आपको थोड़ा इसको मिलेगा जब छेना का आप देखेंगे। और इसमें 70% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहता, और 50% से ज्यादा फैट नहीं रहता ड्राई मैटर बेसिस पे। सेम पनीर के लिए भी है, पनीर में भी 70% मॉइस्चर होना चाहिए और 50% फैट। अब छेना बनाने के लिए आप फिर उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है आपको, चाहे लो फैट बनाना है या फैट रिच बनाना है या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना है, आपको स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। इससे स्वाद का और जितना भी आपकी क्वालिटी है वो बहुत डिपेंड करती है। इसमें भी आप दूध को फिर गर्म करेंगे 85 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे हम कोगुलेंट लैक्टिक एसिड यूज करते हैं, इसका रीजन मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। लैक्टिक एसिड यूजुअली किया जाता है, सिट्रिक एसिड भी किया जाता है, काफी दुकानों में सिट्रिक एसिड ही मिलता है, बट लैक्टिक एसिड अच्छा रहता है। वो आप 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 to 1.5% सोल्यूशन करिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद छानिए उसको, और पानी और माठा हटा दीजिए, और छेना जो है हम हैंग करके रख देते हैं, मतलब उसको आपने, जैसे हमने पनीर को प्रेस कर दिया, और छेना को हमने मसलिन क्लॉथ से लटका दिया, तो उससे जितना पानी निकलता है उसमें कुछ पानी रहता है। सो 2% और 1% हम कोगुलेंट भी यूज कर सकते हैं। 70 और 80 डिग्री अगर हम तापमान लेके जा रहे हैं, जैसे हम 80 डिग्री लेके जा रहे हैं तो हम 1% का सोल्यूशन बनाएंगे, 70 डिग्री तक लेके जा रहे हैं तो हम 2% का सोल्यूशन बनाएंगे। तो ये इससे बकरी के दूध से जो छेना है, ये इसी टेम्परेचर पे 2 कॉम्बिनेशन से इन पे बनाया जाता है। अब बकरी के जो दूध, जैसे मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है छेना प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इससे छेना जो है वो थोड़ा दानेदार बनता है। छेना हमेशा दानेदार ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसे हमें आगे मिठाइयों में यूज करना है। ये हमें एक स्मूथ टेक्सचर नहीं चाहिए, बट थोड़ा ग्रैन्युलर चाहिए, जैसे हम कलाकंद का वो टेक्सचर देखते हैं, उसी तरह से हमें छेना भी थोड़ा दानेदार चाहिए, जिसके लिए हमें लैक्टिक एसिड यूज होता है। अब अगर हम बात करें गोट की, हमने बहुत सारी दूध देने वाली ब्रीड्स हैं, जैसे जमुनापारी है, बारबरी है, बीटल है, सिरोही है, बहुत सारी हैं। तो उसमें जमुनापारी और बारबरी दूध का जो छेना बनता है वो थोड़ा मुलायम होता है, और इसमें जो अगर आप इसका टेम्परेचर वेरी करेंगे या फिर कोगुलेट की स्ट्रेंथ वेरी करेंगे तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा नहीं, ये यूजुअली मुलायम ही रहता है। और ये जमुनापारी दूध से बना छेना जो होता है, उसकी बारबरी दूध से बेटर रहता है, क्योंकि उसमें फैट भी ज्यादा है। जमुनापारी का फैट जो है वो 5% तक जाता है, 5.5 भी जाता है। बारबरी का दूध फैट कम है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों उसका बेटर बनता है। बाकी हम ये जैसे चना मुर्गी है, ये है रसगुल्ला है, ये हम सारा बना सकते हैं। सेम है जैसे पनीर बनाते हैं, सिवाय इसके कि दही के मट्ठा को हम निकाल देते हैं और एक थैली में लटका देते हैं। पनीर में हम कंप्लीट रिमूवल, मतलब पानी को हटा देते हैं। बाकी एक प्रोटोकॉल है, छेना लेके मिक्सर में उसको हम पूरा पीस देते हैं, फिर मशीन में उसकी गेंद बॉल्स बनाते हैं 8 से 10 ग्राम में। चाशनी में उस बॉल्स को हम पकाते हैं। चाशनी जो होता है वो शुगर
वाटर सॉल्यूशन है, एक पूरा शुगर सॉल्यूशन, और चाशनी में 30 मिनट के बाद उसको हम 60 डिग्री ब्रिक्स में लेके जाते हैं। 50 डिग्री ब्रिक्स चीनी, मतलब 50% सॉल्यूशन या 60% सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स है वो इतना मेंटेन करते हैं। उसके बाद कैनिंग की जाती है छेना की, या फिर आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। छेना मुर्की है, उनको हम क्यूब्स में काटते हैं और फिर चाशनी में उन क्यूब्स को पका देते हैं 5 मिनट के लिए। बाकी आगे वही है कि फिर हम स्वाद अनुसार उसमें चीनी या फिर और कुछ फ्लेवर डालेंगे और पैकेजिंग करेंगे और स्टोर कर देंगे। तो छेना के उपयोग में जो मिठाई हम बनती है उसका जमावट तापमान यूजुअली 65 टू 68 डिग्री सेल्सियस होता है, और रसगुल्ला की शेल्फ लाइफ जैसे हमें सब पता है बिना किसी पैकेजिंग के वो 2 से 3 दिन, गर्मियों में तो 1 या 2 दिन ही रहेगी। टिन के डब्बे में जो रसगुल्ला आएगा वो 6 महीने तक रहता है।